सो व्हाट्सअप गाइज, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी ए स्टोरीज में। तो गाइज एकदम नई सीरीज को लेकर मैं आ चुका हूँ, परमैन रिटर्न्स टू अर्थ फॉर हिज लव को लेकर। और गाइज ये सीरीज यार सच बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला इस सीरीज़ को देखकर। तो बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलती रहें। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स रोल दी इंट्रो। तो ये कहानी तब की है जब बर्डमैन ने परमैन को अपने साथ बर्ड प्लेनेट आने के लिए चुना था, ताकि वो भी बड़ा होकर एक अच्छा बर्डमैन बने। पर इसके लिए परमैन यानी मित्सु को काफ़ी हार्डवर्क बर्ड प्लेनेट में जाके करना होगा, और इसी कारण परमैन अर्थ में ज़्यादा समय के लिए भी नहीं रुक सकता था। और ऐसा ना लगे कि मित्सु अचानक से कहाँ गायब हो गया है, इसलिए बर्डमैन ने इसकी तैयारी पहले से ही करके रखी हुई थी। उन्होंने मित्सु के रोबोट को मित्सु की जगह लेने के लिए पहले से ही ट्रेन कर दिया था, और उसके नोज का बटन भी अब रिमूव कर दिया था, ताकि वो वापस रोबोट डॉल न बन जाए। तीनों परमैन्स परमैन को कुछ न कुछ देते हैं, पर जो पाको थी वो परमैन के चले जाने को लेकर बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। पाको परमैन से बोलती है, इतने टाइम में हम एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं। हम लड़े झगड़े भी बहुत, पर उतना ही हमने एक दूसरे की केयर भी करी। और जब हमारा इतना अच्छा दोस्त हमें छोड़कर चला जाता है, हमसे अलग हो जाता है, तो सच में बहुत बुरा लगता है। ये सब कहते वक्त पाको की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। परमैन यानी मित्सु देखता है कि पाको इमोशनल हो गई है, तो पाको को चुप कराने के लिए उसे अपने गले से लगा लेता है। बूबी और पायन दोनों अपनी आंखें हाथों से ढक लेते हैं, पर जो बर्डमैन थे वो बिल्कुल सीरियस थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पाको और परमैन दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, और उन दोनों का एक दूसरे के बिना रहना बहुत टफ हो जाएगा। पर वो परमैन को एक अच्छा बर्डमैन बनवाना चाहते थे, इसलिए उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। तभी जो पाको थी वो परमैन का हाथ पकड़ लेती है और परमैन को बर्डमैन की स्पेसशिप की दूसरी तरफ लेकर आ जाती है। परमैन पाको से पूछता है, अरे पाको तुम्हें क्या हुआ? तभी पाको परमैन के गाल पर किस कर लेती है, और परमैन तो बिल्कुल चुप हो जाता है, उसके गाल लाल हो जाते हैं। अब पाको थोड़ा पीछे होती है और धीरे से अपना मास्क उतारने लगती है। परमैन कहता है, अरे पाको ये मत करो, वरना बर्डमैन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर पाको को पता था कि अब उन दोनों की मुलाकात शायद कभी होगी ही नहीं, और अगर उनकी मुलाकात हो भी जाती है तो तब तक काफ़ी बड़े हो जाएंगे, और वो शायद वो एक दूसरे को तब पहचान भी न पाएँ। पाको ने और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचा, और अब पाको अपना पूरा मास्क हटा चुकी थी, और वो धीरे से परमैन की तरफ देखती है। परमैन पूरा हक्का बक्का हुआ पड़ा था। पाको, तो तुम सुमीरे हो? सुमीरे बोलती है, हाँ परमैन, और मैंने ये बात तुम्हें बताने की काफ़ी कोशिश भी की, पर तुमने कभी मेरा विश्वास ही नहीं किया। पर सुमीरे, मित्सु बोलता है, जिसको मैंने इतना चाहा, इतना पसंद किया बचपन से ही, वो तुम ही थी। हाँ परमैन, मुझे माफ़ कर दो पाको, मतलब सुमीरे, मैंने तुम्हारा कभी विश्वास नहीं किया, प्लीज़ माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मित्सु, वो सब मैं भूल चुकी हूँ, और मैं भी तुम्हें अपने दिल की एक बात बताना चाहती थी। हाँ बोलो सुमीरे। मित्सु बोलता है, वो तुम ही हो जिसे मैंने भी चाहा, जो कि तुम्हें पता ही लग गया होगा जब मैंने तुम्हें वो मिरर दिया था जिसमें तुम्हारा चेहरा रिफ्लेक्ट हो रहा था। पर उस वक्त तुम्हें मेरी आइडेंटिटी एज ए पाको पता थी, ना कि सुमीरे। पर अब जब तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता चल गई है। पर अचानक से परमैन एकदम से पाको का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर आऊँगा सुमीरे। मैं भी तुम्हारे अर्थ में इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मेरा पहला और आखिरी प्यार तुम ही हो मित्सु। फिर सुमीरे परमैन को अपनी एक पिक देती है, ये लो मित्सु, मुझे कभी भूल मत जाना। और अचानक बर्डमैन थोड़ा खांसते हैं। वो बोलते हैं, तुम वहाँ क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं बर्डमैन, हम अभी आ रहे हैं। परमैन और सुमीरे फिर बर्डमैन, पायन और बूबी के पास आ जाते हैं, और उनके पास जाने से पहले ही पाको ने अपना मास्क भी पहन लिया था। परमैन और पाको दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, और ये चीज़ पायन और बूबी नोटिस कर लेते हैं। वो बोलते हैं, तुमने आखिर अकेले में ऐसी कौन सी बात कर ली जिससे कि तुम इतने करीब आ चुके हो? वो दोनों ही शर्मा जाते हैं और कुछ बोल ही नहीं पाते। फिर जो बर्डमैन होते हैं वो बोलते हैं, चलो परमैन, अब बर्ड प्लैनेट जाने का समय भी हो चुका है। परमैन आखिरी बार सबको अलविदा करता है और बर्डमैन की स्पेसशिप में बैठ जाता है। वो मन ही मन बोलता है, मैं वापस ज़रूर आऊँगा सुमीरे, मेरा इंतज़ार करना।
और वो दोनों यानी बर्डमैन और परमैन वहाँ से अपनी स्पेसशिप में बैठते हैं और उड़कर चले जाते हैं। पर जो बर्डमैन थे उन्होंने परमैन और सुमीरे की बातों को सुन लिया था और ये भी देख लिया था कि सुमीरे ने अपनी आइडेंटिटी को परमैन के सामने रिवील भी कर दिया है। और ना चाहते हुए भी बर्डमैन ने पाको को सज़ा दे दी थी। उन्होंने उससे उसका परमैन सेट वापस ले लिया था और अब सुमीरे एक नॉर्मल इंसान बन चुकी थी। हालांकि बर्डमैन सुमीरे को इससे भी बड़ी सज़ा दे सकते थे, पर बर्डमैन ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि मित्सु और सुमीरे का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है और वो इस बॉन्ड की कदर भी करते थे। बर्डमैन परमैन से काफ़ी बात करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इन सभी फीलिंग्स को दूर रख सके, क्योंकि ये अब उसके फ्यूचर की बात थी। पर जो परमैन था वो बर्डमैन की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। बर्डमैन समझ जाते हैं कि परमैन से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो थोड़ा स्माइल करते हैं और मन ही मन अपने आप से बोलते हैं, बस कुछ ही समय की बात है, उसके बाद तुम्हें सीरियस तो होना ही होगा परमैन। तुम्हें अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए इन सभी फीलिंग्स को छोड़ना ही पड़ेगा जो तुम्हारी सुमीरे के प्रति हैं। बर्डमैन और परमैन दोनों बर्ड प्लेनेट पहुंच चुके थे। तभी वहाँ एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ करके। फिर जो हमारा मित्सु है वो पूरी तेज़ी से भागते हुए उस आवाज़ का पीछा करने लगता है, क्योंकि बर्डमैन ने बर्ड प्लेनेट पहुँचने से पहले मित्सु से उसका परमैन सेट ले लिया था, ये कहकर कि अब तुम बर्डमैन स्कूल जाओगे और वहाँ इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि अब तुम इस परमैन सेट के बारे में भूल ही जाओ। और यहाँ जो मित्सु था उसे वो लड़की मिल जाती है। उस लड़के को कुछ बर्ड प्लेनेट के गुंडों ने घेरा हुआ था। मित्सु बिना किसी हिचकिचाहट के उन गुंडों से बोलता है, हे, उस लड़की को छोड़ दो। वो गुंडे पीछे देखते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, अबे तू तो एक नॉर्मल बच्चा है, तू हमारा क्या बिगाड़ेगा। तभी मित्सु को याद आता है कि उसने तो अपना परमैन सेट बर्डमैन को दे दिया था। वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। पर जब मित्सु उस लड़की की तरफ मुँह कर देखता है तो वो देखता है कि वो लड़की बहुत डरी हुई है। उसे सुमीरे की याद आती है। मित्सु के अंदर अलग सा जोश आ जाता है और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता कि अगर वो ऐसे ही लड़ने चला गया तो उसका क्या होगा, उसकी बॉडी अपने आप ही मूव करने लगती है और वो बिना किसी डर के उन गुंडों से लड़ने लगता है। पर जैसा कि हमें पता है गाइस कि मित्सु ना ही तो इतना ताकतवर है कि वो सभी गुंडों को एक अकेले ही संभाल ले और जीत भी जाए। वो गुंडे उसे बहुत मारते हैं, पर पता नहीं क्यों मित्सु बिल्कुल भी हार मानने के मूड में नहीं था। उसकी नाक और पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। पर जो लड़की थी उसे मित्सु की ये हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे मित्सु के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से मित्सु को इतना पिटना पड़ रहा है। वो लड़की लड़ाई के बीच आकर मित्सु को बचाने की कोशिश करती है, पर वो गुंडे उसे दूर फेंक देते हैं। वो गुंडे मित्सु को एक जगह पर बांध देते हैं और उस लड़की की तरफ बढ़ते हैं। मित्सु चिल्लाता है, उस लड़की से दूर हो जाओ। वो मित्सु पे हंसने लगते हैं और उस लड़की के पास पहुंचकर उसके हाथ पैर बांधकर उसे अपने साथ ले जाने वाले होते हैं कि तभी बर्डमैन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और गाइस, आपको क्या लग रहा होगा कि बर्डमैन उसे बचा लेते हैं? नहीं गाइस, बर्डमैन वहीं रुके रहते हैं। वो इसका टेस्ट कर रहे होते हैं कि अगर परमैन को एक अच्छा बर्डमैन बनना है तो उसकी ट्रेनिंग अभी से चालू हो गई है। उसे अपने आप को साबित करना होगा कि वो एक अच्छा बर्डमैन बनने के बिल्कुल लायक है और उसे इस मुसीबत का सामना अकेले ही करना होगा। मित्सु उस चेन से छूटने के लिए पूरी जान लगा देता है और उस चेन को तोड़ देता है। बर्डमैन बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि मित्सु के पास इतनी पावर कहाँ से आई। मित्सु के आसपास बिजली जैसी चीज़ें चमक रही होती हैं, जैसे कि मानो उसने अपनी असली ताकत तो अब दिखाई है, जिसका शायद उसको कभी पता ही नहीं चला था। और अब मित्सु बहुत गुस्से में लग रहा था। उसका चेहरा देख के लग रहा था कि अब वो बदला लेने के मूड में है। वो एक ही सेकंड में गुंडों के पास पहुंच जाता है और उन्हें खूब मारता है। वो गुंडे मित्सु से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो लड़की मित्सु को देख रही थी। मित्सु उसके पास आता है और अपना कपड़ा फाड़कर उस लड़की के चोट पर बांध देता है। वो लड़की स्टिल अभी भी मित्सु को ही देख रही थी, पर तभी मित्सु बेहोश होकर उसी के ऊपर गिर जाता है। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? प्लीज़ उठ जाओ, वो लड़की बोलती है। शायद मित्सु अपनी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया था और अचानक से उसकी बॉडी पर इतना लोड आने की वजह से ही शायद वो बेहोश हो गया है। और वहाँ बर्डमैन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब ये हुआ क्या। दूसरी तरफ जो हमारी सुमीरे थी उसे भी किसी अनहोनी का एहसास होता है। उन दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्हें लगभग एक दूसरे की हेल्थ स्टेट के बारे में काफ़ी दूर से भी पता चल जाता है। मित्सु, तुम वहाँ सुरक्षित रहना और हमारा वादा वो भी तो हमें पूरा करना है ना। हम एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। अब सीन चेंज होता है। मित्सु को बर्ड प्लेनेट के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। दरअसल उसके बॉडी को उस लड़ाई के बाद काफ़ी डैमेज पहुंचा था। जब सोफ़ी को इसके बारे में पता चलता है कि वो लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है तो सब कुछ छोड़ के उस हॉस्पिटल की तरफ भागती है। और इस सोफ़ी वही लड़की थी जिसकी जान हमारे मित्सु ने बचाई थी। वो हॉस्पिटल में पहुँचती है और वो बाहर से ही मित्सु को देखने लगती है। वो देखती है कि मित्सु काफ़ी दर्द में है
और उसकी हालत भी बहुत ख़राब है। अब सोफ़ी अपने आप से ही गुस्सा होने लगती है। ये सारी मेरी गलती है। नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि तुमने तो मित्सु की काफ़ी हेल्प करी है, बर्डमैन बोलते हैं। फिर सोफ़ी बर्डमैन से बोलती है, हेल्प? वो भी मैंने? कैसे? और वो इसलिए क्योंकि जब इस लड़के ने तुम्हें मुसीबत में देखा तो ये तुम्हें बचाने के लिए चला गया, और पता नहीं क्या सोच के ये अकेले तीनों गुंडों से भिड़ गया, जबकि ये पता होते हुए भी कि अब परमैन नहीं रहा। पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मित्सु कुछ अलग लग रहा है। मुझे लगा कि क्या बता ऐसी लड़ाइयों का सामना करते करते ही परमैन अपनी असली पावर से रूबरू हो सकता है। इसी वजह से मैं उसकी हेल्प करने नहीं आया था, जबकि मैं वहाँ मौजूद था। क्या? सोफ़ी बोलती है, मतलब उसने अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं ली और फिर भी वो इतना पावरफुल है? बर्डमैन बोलते हैं, पर मुझे ये पता नहीं था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा हैरान तो मैं तब हुआ जब वो गुंडे तुम्हें बांध रहे थे। तब मित्सु की आंखों में मैंने वो गुस्सा देखा जो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था। फिर वो चेन तोड़ने से लेकर तुम्हें बचाने तक मैंने मानो एकदम नया मित्सु देखा। और जाहिर है कि ये सब उसने तुम्हें बचाने के लिए ही किया, वरना वो मुझे भी तो बुला सकता था। पर शायद मित्सु का नेचर ही ऐसा है कि वो किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता। या शायद तुम मित्सु के लिए कुछ स्पेशल हो? क्या मैं उसके लिए स्पेशल हूँ? सोफ़ी मन ही मन में मित्सु का नाम लेती है। वो उस मित्सु को बेड पे देखती है और ब्लश करने लगती है। पर सोफ़ी ने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया, ये सोचकर कि बस उसने मुझे मुसीबत में देखा और उसने मुझे बचा लिया हुआ। पर सोफ़ी ने ये नहीं सोचा कि कोई इतनी बुरी तरह मार खाने के बाद भी उसे बचाने की सोच रहा है, जबकि ये पता होते हुए भी कि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि अकेले उन तीनों गुंडों का सामना करे और जीत भी जाए। फिर सोफ़ी बर्डमैन से पूछती है, क्या आप भी इसे किसी प्लैनेट से लेके आए हैं? हाँ, मैं इसे पृथ्वी से लेके आया हूँ, और इसे मैंने ही चुना था उन सभी परमैन्स में से जो कि अर्थ में थे। ओह अच्छा, सोफ़ी बोलती है, वैसे मैं जा रहा हूँ, तुम भी अपने घर जाना चाहो तो जा सकती हो। यहाँ मित्सु का ध्यान रखने के लिए नर्सेस बैठी हुई हैं। नहीं, आपका शुक्रिया, पर उसने आज मेरी जान बचाई है, तो मैं यहाँ उसके पास रुककर उसके उठने तक का इंतज़ार तो कर ही सकती हूँ। और मुझे मिस थैंक्स भी तो बोलना है। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, पर मैं एक बात बता दूँ, मित्सु की ऑलरेडी एक जीएफ है। ये बात बर्डमैन थोड़ा हंसते हुए बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। क्या मित्सु की ऑलरेडी जीएफ है? सोफ़ी ये बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है। शायद अर्थ में कोई होगी। नहीं, मित्सु की कोई जीएफ नहीं हो सकती। और वैसे भी बर्डमैन ये बोलते वक्त सीरियस थोड़ा ना थे। सोफ़ी पूरी रात मित्सु के साथ ही उस हॉस्पिटल में बिताती है। सोफ़ी को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, इसलिए बस उसकी थोड़ी बहुत पट्टी ही कराई गई थी। अब सुबह हो जाती है। अचानक मित्सु की हार्ट रेटिंग बहुत तेज़ हो जाती है। सोफ़ी नींद से जगती है। वो देखती है कि मित्सु की कंडीशन फिर से ख़राब हो रही है। सोफ़ी भी घबरा जाती है। मैं क्या करूं? हाँ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर, यहाँ मित्सु की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो सुमीरे का नाम ले रहा था, पर उस समय सोफ़ी वहाँ नहीं थी। वो डॉक्टर को बुलाने गई हुई थी। मित्सु जाग जाता है। वो बहुत तेज़ सांस ले रहा था। वो बोलता है, सुमीरे कहाँ हो तुम? वो अपने ऊपर लगी सारी वायर्स को हटा देता है और सुमीरे को ढूंढने के लिए उस हॉस्पिटल से भाग जाता है। मित्सु उस जगह जा रहा होता है जहाँ उसने गुंडों से फाइट करी थी। दरअसल गाइस हुआ ये था कि जब वो फाइट कर रहा था उन गुंडों से, तब उसे उस लड़की यानी सोफ़ी में सुमीरे दिखी थी, और सुमीरे को मुसीबत में देखकर ही मित्सु अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर पाया था। वो सुमीरे को इतना प्यार करता था कि सुमीरे पर जरा सी भी चोट उसे बर्दाश्त नहीं होती, और इसी वजह से ही मित्सु अपनी असली पावर्स का यूज कर पाया था। पर वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं जानता था, इसलिए उसकी बॉडी इस पावर को सहन नहीं कर पाई थी। तभी सोफ़ी मित्सु को भागते हुए देख लेती है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? पर मित्सु उसकी एक भी नहीं सुनता, क्योंकि वो तो सुमीरे को ढूंढ रहा था। सोफ़ी मित्सु की तरफ भागते हुए जाती है उसे रोकने के लिए। हे रुको, क्या हुआ तुम्हें? तुम हॉस्पिटल से क्यों भाग आए? तभी मित्सु उसको सारी बातें और वो फाइट याद आ जाती है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो बर्ड प्लैनेट में है और यहाँ सुमीरे कैसे होगी। सोफ़ी बोलती है, हेलो, मैं अपनी कोई चीज़ भूल गया था वहाँ पे, तो मैं उसे ही ढूंढने जा रहा था। तुम पागल हो क्या? वो चीज़ तुम्हारी जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? मित्सु धीरे से बोलता है। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? चलो वापस हॉस्पिटल, तुम्हें आराम करना चाहिए। हॉस्पिटल वापस जाते वक्त सोफ़ी मित्सु को देख रही होती है। मित्सु ये बात नोटिस कर लेता है। वो सोफ़ी से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे क्यों देख रही हो? सोफ़ी बोलती है, वो मुझे तुम्हें शुक्रिया करना था, जो आज तुमने मेरी जान बचाई ना, उसके लिए। अच्छा वो, अरे कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें तो ज़्यादा चोट नहीं लगी ना? अरे नहीं, मुझे क्या होना था, तुमने मुझे कुछ होने ही नहीं दिया। सोफ़ी ये कहते हुए मित्सु को एक स्माइल देती है। ओह सॉरी, मैं तो अपना नाम बताना ही भूल गई। मेरा नाम सोफ़ी है। वाह,
तुम्हारा नाम तो तुम्हारी तरह काफ़ी क्यूट है, मित्सो बोलता है। सोफ़ी शर्मा जाती है। क्या तुम्हें मैं सच में क्यूट लगती हूँ? हाँ सच में। ओ मित्सो, सोफ़ी अपनी गालों को हाथों से दबा लेती है। एक मिनट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? ओ हाँ, वो जब तुम हॉस्पिटल में भर्ती थे ना, तब मेरी मुलाकात बर्डमैन से हो गई थी, जो तुम्हें यहाँ लेके आए थे। मुझे उनसे ही पता चला। ओह ठीक है, मित्सो बोलता है। वैसे तुम ये बताओ, वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? वो मेरी गलती थी वैसे तो। दरअसल मैं अपनी पावर का टेस्ट एक लोहे की रॉड पर कर रही थी, पर मैं अभी उसमें माहिर नहीं हुई थी। मेरा भी बर्डमैन स्कूल में पहला ईयर चल रहा है ना, इसलिए वो रॉड उनके ऊपर गिर जाती है, बस इतना ही, मित्सो बोलता है। फिर तो गुंडे तुम्हारे साथ ज़्यादा ही बुरा कर रहे थे। वैसे तुम्हारी पावर्स मैं समझा नहीं कुछ। क्या बर्डमैन ने तुम्हें अभी तक नहीं बताया? नहीं तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। दरअसल जिन जिन को उनके प्लैनेट से यहाँ लाया जाता है, उन सभी के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, जिसे यहाँ लाकर ही निखारा जा सकता है। उनके अपने प्लैनेट में ये संभव नहीं है, और यहाँ बर्डमैन स्कूल में हमें यही सब सिखाया जाता है कि उस पावर का यूज़ कैसे करें, और ख़ास करके उस पर कंट्रोल, जिसकी तुम्हें भी बहुत ज़रूरत है मित्सो। ओह अच्छा, तो ये बात है। जब बर्डमैन मुझे मिलेंगे ना, तो मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वैसे सोफ़ी कहती है, मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ तुम्हारी एबिलिटी है। हाँ हो सकता है, मित्सो बोलता है। और तुम्हारी क्या है सोफ़ी? मेरी ज़ीरो ग्रेविटी है। वो जिस भी चीज़ को मैं छूती हूँ, वो चीज़ हवा में उड़ने लगती है। ओह वाह, ये तो काफ़ी कूल है, मित्सो बोलता है। सोफ़ी मित्सो की बात सुनकर खुश हो जाती है। उसे मित्सो से बात करना काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो ये तक सोचने लगती है कि काश ये पल कभी ख़त्म ही ना हो। तभी मित्सो को अचानक चक्कर आने लगते हैं। सोफ़ी देखते कि मित्सो गिरने वाला है, तो मित्सो को संभाल लेती है, पर सोफ़ी के थोड़ा मिसबैलेंस होने के कारण सोफ़ी के लिप्स मित्सो के गाल से टच हो जाते हैं। ओ सॉरी मित्सो, ये एक गलती से हुआ सच में। सोफ़ी मित्सो को फिर छोड़ देती है और मित्सो नीचे गिर जाता है। ओह सो सॉरी मित्सो, ये मैंने क्या किया, तुम्हें नीचे गिरा दिया। फिर मित्सो वहीं रोना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली जब सोफ़ी ने मित्सो को गलती से किस कर लिया था, तब मित्सो को वो पल याद आ गया था जब वो सुमीरे को गुड बाय कर रहा था, जब सुमीरे ने उसको आखिरी बार किस किया था। सोफ़ी बोलती है, मित्सो तुम्हें इतना बुरा लगा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो दोनों अब एक बेंच पर बैठ जाते हैं। मित्सो बोलता है, सोफ़ी एक बात बताऊं, तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। तभी बर्डमैन उनके सामने आ जाते हैं। तुम दोनों इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? और मित्सो, तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। चलो वापस हॉस्पिटल, वरना हॉस्पिटल वाले तुम्हें निकाल देंगे। और सोफ़ी, तुम भी मित्सो के साथ मेरी स्पेसशिप में बैठकर हॉस्पिटल चलो। सोफ़ी बोलती है, नहीं बर्डमैन, मेरा घर वैसे भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ। और मुझे मित्सो को जो बोलना था वो मैंने बोल दिया है। तभी हमारा मित्सो कहता है, नहीं सोफ़ी, इतनी रात को तुम्हारा अकेले घर जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। बर्डमैन सही कह रहे हैं, तुम भी हमारे साथ ही चलो। और सोफ़ी तो मित्सो को मना करने वाली थी नहीं, तो वो भी उनके साथ हॉस्पिटल चली जाती है। अगली सुबह डॉक्टर्स मित्सो को डिस्चार्ज कर देते हैं। मित्सो देखता है कि सोफ़ी पहले हॉस्पिटल से जा चुकी है। अब बर्डमैन मित्सो के पास आते हैं। मित्सो बर्डमैन से चिल्लाकर बोलता है, आप शायद मुझे कुछ ज़रूरी बात बताना भूल रहे हैं बर्डमैन। मैं? नहीं तो। अच्छा, तो ये स्पेशल एबिलिटी क्या है? ओह हाँ, वो क्या है ना कि इतना सब हो गया, उसके बाद तुम यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, तो टाइम ही नहीं मिला बताने का मुझे। चलो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। नहीं, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सोफ़ी ने मुझे पहले ही सब बता दिया है, आप रहने दीजिए। अब बर्डमैन मित्सो के पास आकर बोलते हैं, चलो अब हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, तुम अब बर्डमैन स्कूल जाओगे। क्या अभी? इतनी जल्दी? हाँ अभी। वैसे भी हमने थोड़ा लेट कर दिया ज्वाइन करने के लिए, पर तुम्हारा एडमिशन मैंने पहले ही करा दिया है। अब जाओ, वरना पहले दिन लेट हो जाओगे, और यहाँ बहुत कड़ा पनिशमेंट मिलता है, पृथ्वी से भी ज़्यादा। मित्सो ये सुनकर और भी ज़्यादा घबरा जाता है। मित्सो जल्दी से अपने नए स्कूल की ड्रेस पहनता है और बर्डमैन स्कूल के लिए निकल जाता है। मित्सो अपने नए स्कूल के पहले दिन बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहता था, तो पूरी स्पीड में भागता है और लकीली वो टाइम पर भी पहुँच जाता है। वो देखता है कि ये स्कूल उसके पहले वाले स्कूल से बहुत ज़्यादा बड़ा है। मित्सो अंदर जाता है और अपनी क्लास को इधर उधर ढूंढने लगता है, पर उसे उसकी क्लास काफ़ी देर तक मिलती नहीं है। तभी अचानक से एक लड़की मित्सो की तरफ उसके पीछे से भाग कर आती है। हे मित्सो, तुम यहाँ? अरे सोफ़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहीं पढ़ती हूँ, तो यहीं होंगी ना? सोफ़ी थोड़ा एक्साइटेड होकर मित्सो से पूछती है, क्या तुम भी अब यहीं पढ़ोगे? हाँ, पर मुझे अपनी क्लास नहीं मिल रही, मित्सो बोलता है। सोफ़ी इसका जवाब देते हुए कहती है, तुम्हारी क्लास कौन सी है? मेरी 1A है। क्या सच में? सोफ़ी बोलती है, मतलब हम एक ही क्लास और एक ही सेक्शन में होंगे? फिर हमारा मित्सो बोलता है, क्या
तुम भी क्लास 1A में हो? हाँ, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। पर एक मिनट, मित्सो बोलता है, पर सोफी मित्सो का हाथ पकड़ लेती है और क्लास की तरफ भागने लगती है। ये देखो, ये रही हमारी क्लास, और अब जबकि हम एक ही सेक्शन में हैं तो हम खूब मज़े करेंगे। सोफी ये जानकर काफ़ी खुश हो गई थी, ये देखकर कि मित्सो और वो एक ही क्लास और एक ही सेक्शन में है। वो मित्सो का हाथ पकड़कर क्लास के अंदर ले जाती है और सभी को मित्सो का इंट्रोडक्शन भी दे देती है। वो मित्सो को बोलने का कुछ मौका ही नहीं देती। वो सभी को बताती है कि किस तरह उसने मित्सो ने उसकी हेल्प करी, सोफी की उन खतरनाक गुंडों से उसको बचाया। और ये सुनकर तो सारी क्लास हैरान हो जाती है। वो सारी क्लास मित्सो से इम्प्रेस हो जाती है, पर मित्सो इतने सारे नए लोगों को देखकर थोड़ा नर्वस हो गया था। तभी क्लास में बर्ड वुमेन की एंट्री होती है। उनका नाम लॉरिना था। वो बोलती हैं, चलो सारे बच्चे अपनी सीट में बैठ जाओ। और इसी तरह मित्सो का पहला दिन बर्डमैन स्कूल में बीत जाता है। क्लास की एंड में सोफी मित्सो के पास आती है। वो पूछती है कि मित्सो कैसा लगा पहला दिन बर्डमैन स्कूल में? हाँ, अच्छा ही था, मित्सो बोलता है। फिर सोफी मित्सो से बोलती है, अगर तुम बुरा न मानो तो हम क्लास के बाद साथ में घर चलें? सोफी स्माइल के साथ बोलती है। मित्सो बोलता है, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो दोनों साथ में चलने लगते हैं। रास्ते में सोफी मित्सो से बहुत बातें करती है और मित्सो को भी उससे बातें करना काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी रॉन उन दोनों को नोटिस कर लेता है, जो कि मित्सो का बर्डमैन स्कूल में नया दोस्त बना था। सोफी मित्सो से बोलती है, मित्सो मुझे प्यास लगी है। वैसे मुझे भी लगी है सोफी, चलो उस शॉप में चलते हैं। फिर वो दोनों वहीं पास वाले शॉप में चले जाते हैं। वहाँ जाके मित्सो चॉकलेट मिल्क शेक लेता है और सोफी भी ये देख लेती है, तो वो भी चॉकलेट मिल्क शेक ही ले लेती है, जबकि इसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ज़्यादा पसंद था। सोफी, तुम्हें चॉकलेट फ्लेवर पसंद है? सोफी बोलती है, हाँ मित्सो, और तुम्हें भी? हाँ, मुझे भी, मित्सो रिप्लाई देता है। फिर वो बाहर निकलते हैं और वहाँ से एक दूसरे को गुड बाय कहकर अपने अपने घर चले जाते हैं। बर्ड प्लैनेट में मित्सो बर्डमैन के साथ ही रहता था। अब मित्सो के बर्ड प्लैनेट में रह काफ़ी टाइम बीत जाता है। वो बर्डमैन स्कूल में भी काफ़ी सेटल हो चुका था। रॉन, सोफी और वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे एक दूसरे के। वो सभी लंच भी एक साथ करते थे और खेलते भी एक साथ ही थे। पर रॉन उनके साथ घर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका घर का डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट था उन दोनों के। सोफी को मित्सो के साथ स्कूल के बाद घर जाना काफ़ी अच्छा लगता था। उन दोनों के बीच की दोस्ती इतनी बढ़ चुकी थी कि क्लास के कुछ बच्चों को शक होने लगा था अब कि उनकी दोस्ती दोस्ती से बढ़कर है। वो सभी तो मित्सो को सोफी का बॉयफ्रेंड और सोफी को मित्सो का गर्लफ्रेंड तक सोचने लगे थे। एक दिन रॉन भी मित्सो से इस बारे में पूछ लेता है कि क्या उनके बीच कुछ चल रहा है। और दूसरी तरफ लूसिया भी, जो कि सोफी की दोस्त थी, वो भी सोफी से पूछती है इसके बारे में, पर दोनों ही मना कर देते हैं। मित्सो रॉन से कहता है, हम बस एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। और वहाँ सोफी भी लूसिया से यही कहती है, पर लूसिया समझ जाती है कि सोफी उससे झूठ बोल रही है। लूसिया बोलती है, सोफी मुझे पता है कि तुम मित्सो को पसंद करती हो। क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सोफी नर्वस होकर बोलती है। लूसिया बोलती है, अगर तुम सच में मित्सो को पसंद करती हो तो तुम उससे अपनी फीलिंग्स शेयर क्यों नहीं करती? सोफी लूसिया के सामने एक्सेप्ट कर लेती है कि वो मित्सो को पसंद करती है, पर वो ये भी कहती है कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा था, पर जब भी मैं मित्सो को अकेला देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो हमेशा ही एक फ़ोटो को देखता रहता है, और क्या पता वो फ़ोटो उसके किसी खास दोस्त की हो जो मुझे बताना ना चाहता हो, और फिर वो शायद मुझे मना भी कर दे। इसी डर से मैंने अभी तक उसे मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। लूसिया रिप्लाई देते हुए कहती है, पर एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? मुझे पता है सोफी कि तुम ये कर सकती हो। तुम स्कूल के बाद उसके पास जाना, जैसे कि तुम हमेशा जाती हो, और मौका मिलते ही अपनी फीलिंग्स के बारे में मित्सो को बता देना। सोफ़ी को भी लूसिया की बात सुनकर अब कॉन्फिडेंस मिल जाता है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और हमेशा की तरह सोफ़ी मित्सो का स्कूल के बाहर वेट कर रही होती है, पर उसे पता चलता है कि मित्सो पहले ही वहाँ से चला जा चुका है। सोफ़ी थोड़ी सैड हो जाती है, फिर वो अपने घर की तरफ अकेले ही जाने लगती है। कुछ दूर तक जाने के बाद सोफ़ी देखती है कि मित्सो नदी के किनारे बैठा हुआ है। वो शाम का समय होता है। जो सोफ़ी होती है वो जल्दी से भागकर मित्सो की तरफ जाती है, पर सोफ़ी फिर से देखती है कि वो मित्सो फिर से उसी फ़ोटो को देख रहा होता है जिसे वो हमेशा देखता था। अब सोफ़ी भी क्यूरियस हो जाती है जानने के लिए उसकी उस फ़ोटो में किसकी पिक्चर है। तभी मित्सो भी सोफ़ी को देख लेता है। वो जल्दी से उस फ़ोटो को अपनी पॉकेट में रख लेता है। सोफ़ी पूछती है, मित्सो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मित्सो बोलता है, वो मुझे माफ़ करना सोफ़ी, मैं बिना बताए पहले स्कूल से चला गया। सोफ़ी बोलती है, कोई बात नहीं मित्सो, मुझे पता है कि कोई ज़रूरी बात ही होगी, तभी तुमने मुझे यह नहीं बताया। मित्सो कहता है, चलो अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो अब साथ में ही घर चलते हैं। सोफ़ी भी इस बात से एग्री करती है और वो दोनों अब साथ में घर जा रहे होते हैं।
तभी उनके सामने फिर से वही दुकान आ जाती है जो कि उन्हें सबसे पहले दिखी थी, जहाँ उन्होंने सबसे पहले चॉकलेट मिल्क शेक एक साथ पिया था। मित्सो कहता है चलो सोफ़ी अंदर से कुछ पीने के लिए ले लेते हैं। सोफ़ी कहती है वो रुको मित्सो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सोफ़ी बहुत नर्वस थी। मित्सो बोलता है क्या बात है सोफ़ी, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। वो मैं तुमसे पर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी सोफ़ी मित्सो को बता नहीं पाती। मित्सो कहता है पहले तुम कुछ पी लो, उसके बाद बोल लेना तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा हाँ मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, मित्सो बोलता है और मित्सो शॉप के अंदर जाने लगता है। सोफ़ी उसे रोकने के लिए कुछ बोल ही नहीं पाती। वो मित्सो को देखकर और भी ज़्यादा घबरा गई थी। तभी एक ज़ोर से हवा चलती है और फोटो मित्सो की पॉकेट से बाहर निकलकर उड़ने लगती है। सोफ़ी देख लेती है पर मित्सो को कुछ भी पता नहीं चलता और उस शॉप के अंदर चला जाता है। सोफ़ी अपनी एबिलिटी की मदद से उस पिक को पकड़ लेती है और उसमें सुमिरे की फ़ोटो को भी देख लेती है। तो ये है मित्सो की खास दोस्त, शायद जिसके बारे में बर्डमैन भी बोल रहे थे। सोफ़ी का दिल तो जैसे टूट ही जाता है। सोफ़ी रोने लगती है। सोफ़ी वहाँ खूब रोती है। तभी मित्सो भी वहाँ मिल्क शेक लेके आ जाता है। सोफ़ी का चेहरा थोड़ा नीचे था। मित्सो कहता है ये लो सोफ़ी तुम्हारे लिए। सोफ़ी उदास मूड से मित्सो की तरफ जाती है। वो मित्सो को फ़ोटो वापस दे देती है। ये लो मित्सो, तुमने इसको गिरा दिया था। ओह ये फ़ोटो, शुक्रिया। वैसे तुमने देखा तो नहीं ना। सोफ़ी थोड़ा खुश रहने की एक्टिंग करती है। नहीं मैंने नहीं देखा। अच्छा अब बताओ सोफ़ी तुम क्या कहना चाह रही थी। सोफ़ी रिप्लाई देती है कि अब शायद वो मैं तुम्हें कभी बता ही नहीं पाऊँगी। फिर मित्सो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर सोफ़ी बोलती है मुझे अब चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं है, अब मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है, तुम इसे वापस कर दो। मित्सो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सोफ़ी अचानक से बदली लग रही थी। मित्सो कहता है ठीक है फिर मैं इसे एक्सचेंज करवा के लेके आता हूँ। और जब वो मित्सो उस मार्केट से बाहर आता है तो वो देखता है कि सोफ़ी वहाँ नहीं थी। दरअसल सोफ़ी वहाँ से अपनी घर की तरफ भाग गई थी और घर पहुँचने के बाद वो बेड पर लेट जाती है और तकिया पकड़कर पूरी रात खूब रोती है। वो पूरी रात बस यही सोच रही होती है कि मित्सो ने कभी मुझे उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से मैंने उसको देखा, और मैं ही पागल थी कि मैं उन दोनों के बीच आई। मुझे लगता था कि मित्सो भी मुझे पसंद करता है पर ऐसा नहीं है। और सोफ़ी की पूरी रात उसके घर में ऐसे ही चली जाती है और अगले कुछ दिन तक सोफ़ी स्कूल भी नहीं आती। और मित्सो हर रोज़ सोफ़ी का डेस्क देखता है और वो अब सोफ़ी के लिए चिंता भी करने लगता है। उस बात को अब पूरे 2 हफ्ते बीत चुके थे और बर्डमैन स्कूल वालों को भी सोफ़ी की तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला था। पर सोफ़ी के अचानक से गायब हो जाने के बावजूद भी स्कूल नॉर्मली चल रहा था। पर मित्सो पर इसका इफ़ेक्ट आसानी से देखा जा सकता था। वो क्लास और ट्रेनिंग के बीच खोया सा रहने लगा था। उसने अब दूसरों से बात करनी भी छोड़ दी थी। मित्सो को यही लग रहा था कि उसी दिन के बाद से ही सोफ़ी ने स्कूल आना बंद कर दिया था। मुझे पता चल गया कि सोफ़ी मुझसे उस दिन क्या बात करना चाह रही थी। उसने मुझसे ये बात बोलने की कितनी कोशिश की पर मैं समझ ही नहीं पाया। और चाहे उसने कहा भी हो कि उसने उस फोटो को नहीं देखा, पर उसने उसे ज़रूर देखा होगा, जिसके बाद उसका दिल टूट गया होगा। ये सारी मेरी गलती है, पर मैं सोफ़ी को ज़रूर ढूंढ के लाऊंगा। एक दिन मित्सो प्रिंसिपल के ऑफिस के पास से गुजर रहा था, तभी उनके रूम से आने वाली आवाज़ को सुन लेता है और उसे अच्छे से सुनने के लिए वो उस रूम के पास भी चला जाता है। वहाँ सारे बर्डमैन, बर्ड वूमेन और दूसरे टीचर्स प्रिंसिपल के साथ सोफ़ी के बारे में बात कर रहे थे। वो सारे बात कर रहे होते हैं कि वो वापस आ चुका है और उसने सोफ़ी को भी किडनैप कर लिया है और वो अपने दूसरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ भी जा चुका है। मित्सो ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, पर वो आगे की बात ठीक से सुन नहीं पाता। मित्सो अब जानना चाहता था कि वो किसकी बात कर रहे थे जिसने सोफ़ी को किडनैप कर लिया है, और वो दूसरा मिशन। मित्सो ये सब सोच कर बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि स्कूल के बाद वो सीधा बर्डमैन के पास जाएगा और उनसे इसके बारे में वो पूछेगा और उन्हें बताना ही होगा। मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ सोफ़ी। स्कूल की छुट्टी हो जाती है। अब मित्सो सीधा बर्डमैन के पास जाता है और पूछता है, आप सभी ऑफिस में किसकी बात कर रहे थे जिसने सोफ़ी को किडनैप कर लिया है, और उसका वो सेकंड मिशन अब ये क्या है। बर्डमैन बोलते हैं, तो तुमने हमारी बात सुन ली थी, पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम तुरंत उसके पास उसे लड़ने चले जाओगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो शैतान बहुत ताकतवर है। और अच्छा यही रहेगा कि तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो और इससे हमें ही निपटने दो। मित्सो बर्डमैन से बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर बर्डमैन उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। लास्ट में मित्सो बर्डमैन से कहता है,
अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद मित्सो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। पर बर्डमैन को पता था कि मित्सो शांत तो रहने वाला है नहीं, वो कुछ न कुछ तो जरूर ही करेगा। यहाँ मित्सो दिन रात बस उस इंसान के बारे में सर्च करता जिसने सोफी को किडनैप किया था। वो जितना भी जहाँ से भी हो सके वहाँ से जानकारी निकालने की पूरी कोशिश करता। उसने इस साल के सारे क्राइम रिकॉर्ड्स को भी छान मारा। उसने उस किडनैपर को ढूंढने में दिन रात एक कर दिए। पर इतनी कोशिश करने के बाद भी मित्सो को उस किडनैपर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। उसे एक क्लू तक नहीं मिला। अब मित्सो थोड़ा उदास तो हो गया था, पर उसने हार नहीं मानी थी। वो वहीं के एक बेंच पर बैठ जाता है। तभी लॉरिना, जो कि एक बर्ड वुमन है, वो वहाँ पे आ जाती हैं। वो मित्सो को वहाँ देख लेती हैं और उससे पूछती हैं, मित्सो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मित्सो अपना चेहरा लॉरिना की तरफ करता है और उनसे पूछता है, वैसे आप कहाँ जा रही हैं? मैं बर्डमैन के पास जा रही हूँ। वैसे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लॉरिना बोलती है। फिर मित्सो लॉरिना को सारी बात बता देता है। वो उन्हें उस शाम की बात भी बता देता है जब वो और सोफी आखिरी बार एक दूसरे से मिले थे। ये सोचकर कि लॉरिना भी एक लेडी है तो वो उसको समझेंगी। लॉरिना कहती है, मैं फिर भी तुम्हें नहीं बता सकती और मैं समझ सकती हूँ कि बर्डमैन ने भी तुम्हें क्यों मना कर दिया बताने से। मित्सो बोलता है, तो आपको कैसा लगेगा अगर बर्डमैन के साथ ऐसा हुआ? तो क्या आप सुकून से रह पाएंगी? और मैं जानता हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी, क्योंकि आप उनसे प्यार जो करती हैं। अब लॉरिना को भी धीरे धीरे मित्सो की हालत का एहसास होने लगा था। वहाँ मित्सो बोले जा रहा था और मित्सो की हर एक बात लॉरिना के दिल को लग रही थी। और एक टाइम आता है जब लॉरिना को मित्सो की बात का पूरा एहसास हो जाता है। बस करो, मैं और नहीं सह सकती, मित्सो बोलता है। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ और मैं उसे ढूंढने में इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। हाँ, तुम सही हो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी क्योंकि तुम्हारा ये जानना बहुत ज़रूरी है। लॉरिना मित्सो को बताने लगती हैं, वो एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली परमैन है। दरअसल उसने भी इसी स्कूल से ट्रेनिंग ली थी, पर उसके पास दो स्पेशल एबिलिटी होने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो बहुत लालची किस्म का इंसान था। और अब जबकि वो बड़ा हो चुका है तो उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों की पावर्स चुराना भी शुरू कर दिया है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि सोफी के पास एक यूनिक एबिलिटी है जो कि है जीरो ग्रेविटी, और उसने इसी पावर को चुराने के लिए सोफी को किडनैप किया होगा, जिससे कि वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, जिसके बाद उसको हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और इसी कारण ही उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, क्योंकि अगर उसका रिकॉर्ड रखा जाता तो तुम्हारे जैसा ही कोई लड़का बिना उसकी पावर को जाने उससे फाइट करने चला जाता और उसे ढूंढने चला जाता, जिसके बाद उसके साथ बहुत ही बुरा होता। तभी मित्सो लॉरिना से पूछता है, पर मैंने एक और चीज़ के बारे में सुना, उसका सेकंड मिशन? हाँ, लॉरिना बोलती हैं, अभी वो अपने दूसरे मिशन की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि सोफी को चुराना उसका पहला मिशन था और वो अपने सेकंड मिशन को पूरा करने के लिए अर्थ में गया हुआ है, जहाँ वो एक सुमिरे नाम की लड़की से शादी करने वाला है, जो कि वहाँ के एक बहुत ही फेमस सुपरस्टार है। और वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। ताकत और खूबसूरती दोनों ही पाना उसका हमेशा से मिशन रहा है। तभी मित्सो बीच में चिल्लाता है, क्या सुमिरे? आपने सुमिरे का नाम लिया? वो तो मेरी अर्थ में एक दोस्त थी। लॉरिना बोलती है, क्या हमारी एक और दोस्त? नहीं, वो मेरे लिए दूसरों से कहीं गुना ज़्यादा स्पेशल है और मैं उस परमैन को उससे शादी करने नहीं दूंगा, कभी नहीं। फिर तो तुम्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि वो अपनी एबिलिटी की हेल्प से किसी का भी रूप ले सकता है, वो भी बड़े ही आसानी से, चाहे उसने उसे देखा हो या ना हो, बस उसे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें सुमिरे को हमेशा के लिए अलविदा करना पड़ेगा। नहीं, कभी नहीं। मैं सुमिरे के साथ किया गया वादा ज़रूर पूरा करूँगा और उसे भी करना होगा। तभी लॉरिना बोलती है, पर मुझे सोफ़ी के लिए बहुत चिंता हो रही है। क्यों? मित्सो पूछता है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान उसको अपनी पावर देने से मना कर देता है तो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा। मित्सो बिल्कुल दुविधा में था कि वो पहले सोफ़ी को बचाए या सुमिरे को, पर वो एक बात से क्लियर था कि उसे सबसे पहले उस परमैन को ढूंढना है। लॉरिना कहती है, अगर तुम सच में उससे लड़ना चाहते हो उन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दूंगी जिससे कि तुम अपनी पावर्स की लिमिट को कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें पेशेंस रखना होगा। पर मित्सो जानता था कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, पर उसे ये भी पता था कि उसका ओपोनेंट बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, जिससे उसका इस हालत में जीतना लगभग नामुमकिन सा ही था। तो लॉरिना को हाँ कर देता है।
तब से फिर मित्सो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। मित्सो को लोरेना बहुत कड़ी ट्रेनिंग देती थी ताकि मित्सो अपनी एबिलिटीज में मास्टर हो जाए। मित्सो के लिए जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे उसकी परेशानियां भी बढ़ रही थी उन दोनों को लेकर। और ऐसे ही एक दिन मित्सो ट्रेनिंग के लिए नहीं आता। लोरेना थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि वो कभी भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करता था। मित्सो अब और वेट नहीं कर सकता था। वो बोर्डमैन के स्पेसशिप में बैठकर अर्थ के लिए निकल चुका था। उसने चुपके से बोर्डमैन की स्पेसशिप को चुरा लिया था, पर उसके पास अर्थ जाने का कोई और दूसरा चारा भी नहीं था क्योंकि वो बिना स्पेसशिप के नहीं जा सकता था। सीन चेंज होता है और अब हमें पहली बार उस विलन को देखने का मौका मिलता है। उसने सोफी को एक जगह पर बांध रखा था और उसे लगातार टॉर्चर करे जा रहा था, पर सिर्फ सोफी के पावर्स के लिए ही नहीं बल्कि वो मित्सो की पावर्स को भी अब हथियाना चाहता था। वो सोफी से बोल रहा था, मुझे बताओ कि वो लड़का कौन था जिसमें इतनी पावर्स थी कि उसने अकेले ही मेरे आदमियों को इतना मारा, मुझे बताओ। पर सोफी हर टॉर्चर को मित्सो के लिए सह रही थी। वो बहुत दर्द में थी, पर उसने एक बार भी मित्सो के बारे में उस विलन को नहीं बताया और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जान से ज़्यादा मित्सो की जान को बचाना चाहती है क्योंकि ऐसा दोस्त उसे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था। वो दर्द से चिल्ला रही थी। फिर वो परमैन दोबारा बोलता है, आखिरी बार सोच लो, तुम उसके बारे में मुझे बता दो और अपनी पावर्स को हमेशा के लिए खोने से बचा लो, वरना तो तुम जानती ही हो। ले लो मेरी एबिलिटी, ले लो और साथ में मेरी जान भी ले लो। मैं और नहीं सह सकती, मुझे मार दो। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। तभी सीन वापस हमारे परमैन पे आता है। वो अर्थ भी पहुंच चुका था। वो लगभग 5 साल बाद पृथ्वी लौटा था, पर वहाँ कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था। परमैन बिना वक्त ज़ाया करे सुमीरे के फ्लैट में चला जाता है, पर वहाँ कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वो वहीं पास के एक आदमी से पूछता है, क्या आप बता सकते हैं कि सुमीरे यहीं रहती हैं? वो आदमी बोलता है, लगता है तुम यहाँ नए हो। उनकी तो हमारे सुपर हीरो परमैन के साथ इंगेजमेंट हो चुकी है। मित्सो बोलता है, पर मैं तो यहाँ हूँ, फिर सुमीरे की इंगेजमेंट मेरे साथ कैसे हो सकती है? तभी मित्सो को लोरेना की कही हुई बात याद आ जाती है कि वो परमैन किसी का भी रूप ले सकता है। और जैसे ही परमैन को ये बात याद आती है वो सदमे में चला जाता है। परमैन को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा होता। वो फिर से उनसे पूछता है, पर इस बार भी सेम जवाब मिलने पर परमैन को पूरा यकीन हो जाता है। परमैन किसी तरह से अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। वो ये कहकर अपने आप को संभाल लेता है कि अभी भी मेरे पास टाइम है, अभी बस उनकी इंगेजमेंट ही हुई है, मैं अभी भी उनकी शादी होने से रोक सकता हूँ। परमैन उस आदमी से पूछता है, क्या आपको पता है कि उनकी शादी कब होने वाली है? वो बोलते हैं, उनकी शादी तो परसों ही है। इतनी जल्दी? परमैन अपने मन में कहता है, मतलब मेरे पास बहुत कम टाइम है। अब परमैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। तभी परमैन यानी मित्सो को आइडिया आता है कि उसे एक बार सुमीरे का कमरा चेक करना चाहिए। शायद वो डेविल परमैन वहीं हो और शायद सुमीरे भी। वो अंदर जाता है और सुमीरे के रूम के फ्लोर तक लिफ्ट से ही जाता है। परमैन देखता है कि सुमीरे के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। परमैन गेट को खोलने लगता है। तभी डेविल परमैन पीछे से बोलता है, मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। यह आवाज़ सुनते ही परमैन एक मुक्का डेविल को बिना पीछे मुड़े मारता है, पर वो अपनी स्पीड की मदद से उस पंच से बचने में कामयाब हो जाता है। वो डेविल परमैन बोलता है, इतनी जल्दी भी क्या है मुझसे लड़ने की, पहले हम कुछ जरूरी बात तो कर लें। परमैन बोलता है, मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ मारने और सुमीरे को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। हाँ मुझे पता है कि तुम उसके लिए यहाँ पर आए हो। वो डेविल फिर से बोलता है, पर तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि मैंने तुम्हारा रूप कैसे लिया? नहीं, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मेरे रोबोट का यूज़ किया है। वाह, तुम तो काफ़ी समझदार निकले। मित्सु को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी पावर्स को जगाता है और उस डेविल को जोर से एक लात मारने की कोशिश करता है, पर वो डेविल काफ़ी आसानी से मित्सु का किक रोक लेता है। मित्सु जल्दी से अपने आप को उस डेविल से छुड़ाता है और दूर चला जाता है। वो डेविल मित्सु से कहता है, तुम तो काफ़ी जल्दी में लगते हो, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारे पास 2 चॉइसेस रखता हूँ। पहला, कि हम आराम से बातचीत करें और तुम मुझे अपनी पावर्स दे दो और मैं तुम्हें सुमीरे को लौटा दूंगा। मित्सु बीच में बोलता है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझे पता है कि सुमीरे से शादी करना तुम्हारा सेकंड मिशन है और तुम मुझे सुमीरे को इतनी आसानी से तो लौटाने वाले हो नहीं। फिर डेविल इस पर बोलता है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ये सेकंड मिशन तो बस मेरी लोगों को गुमराह करने की एक चाल है, ताकि किसी को भी पता न लगे कि सेकंड मिशन को मैं अपनी चाल की तरह यूज़ करता हूँ। उनसे शादी करना तो बस मेरा एक सफ़ेद झूठ है, उन्हें तो मैं अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता हूँ।
और तुम्हारी दूसरी चॉइस ये है कि तुम मुझसे फाइट करो, और अगर तुम लड़ाई में हार जाते हो तो तुम्हें अपनी पावर्स और सुमीरे दोनों से हाथ धो बैठना पड़ेगा। तो तुम्हारी चॉइस क्या है? और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो? मित्सो बोलता है। तो तुम सुमीरे को अपने साथ ले जा सकते हो और मैं अपने आप को भी सरेंडर कर लूँगा। तो मैं सेकंड ही चुनूँगा, मित्सो बोलता है। मुझे लगा ही था कि तुम बात करने के मूड में तो नहीं हो। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, पर उससे पहले क्या तुम मेरी होने वाली वाइफ से मिलना नहीं चाहोगे? मित्सो का पारा भी आसमान तक पहुंच चुका था। तभी सुमीरे अपने कमरे से बाहर आती है। वो काफ़ी बड़ी और काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो चुकी थी। परमैन को लगा था कि वो उसके पास आएगी, पर वो डेविल के पास चली जाती है, क्योंकि सुमीरे डेविल को ही असली परमैन समझ रही थी, क्योंकि वो हूबहू परमैन की तरह ही दिखता था। सुमीरे तुम उसके पास क्यों जा रही हो? वो नकली मित्सो है। देखो मैं असली मित्सो हूँ, तुम्हारा वही बचपन का दोस्त, वही जिससे तुमने प्यार किया था। और देखो मैं बर्ड प्लैनेट से वापस तुम्हारे लिए आ चुका हूँ, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। पर सुमीरे उसे साफ इनकार कर देती है। नहीं, तुम फेक मित्सो, असली मित्सो तो मेरे साथ है और उसकी मेरे साथ इंगेजमेंट भी हो चुकी है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। तुम हमें इतनी आसानी से अलग नहीं कर सकते। हम दोनों ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया है। और ये सब सुन मित्सो को काफ़ी बुरा लग रहा था कि सुमीरे एक नकली मित्सो पर विश्वास कर रही है। वो असली मित्सो को जानने की गलती कैसे कर सकती है, वो भी बचपन से एक दूसरे को जानते हुए भी। मित्सो सुमीरे से कहता है, सुमीरे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। फिर डेविल परमैन सुमीरे से बोलता है, सुमीरे चलो हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं और एक दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं इस नकली मित्सो को दिखाई देते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को लिप्स पर किस करने लगते हैं। ये सब कुछ मित्सो की आंखों के सामने हो रहा था। अब मित्सो पूरा टूट चुका था। अब मैं लड़ूं तो किसके लिए लड़ूं? जो मेरी थी वो मेरी होकर भी मेरी ना रही। जिसके लिए मैं यहाँ आया उसी ने धोखा दे दिया। वो अब किसी और की हो चुकी है। वो डेविल परमैन बहुत चालाक था। उसने जानबूझकर ये सब मित्सो के सामने किया और उसका ये प्लान भी काम कर चुका था। मित्सो पर इसका इफेक्ट देखा जा रहा था। अब वो लड़ने तो क्या, ठीक से सोचने की हालत में भी नहीं था। पर मित्सो को अपने ईमान को बचाने के लिए लड़ना ही पड़ा। पर इतना सब सहने के बाद वो उस डेविल परमैन से बहुत पिटता है और डेविल भी उसको बहुत मारता है। कुछ देर तक लड़ने के बाद मित्सो बिल्कुल अधमरा सा हो जाता है। मित्सो की पूरी बॉडी खून से सन चुकी थी। बस इतना ही? ये तो काफ़ी आसान था। तुम तो काफ़ी कमज़ोर निकली। चलो अब तुम हार चुकी हो और शर्त के अनुसार अब तुम्हें अपनी पावर्स मुझे देनी होगी। जैसे ही वो डेविल परमैन के पास जाकर उसकी पावर छीनने ही वाला होता है, तभी सुमीरे भागकर रियल मित्सो के पास आती है। मित्सो उठो, मित्सो तुम ऐसे नहीं हार सकते। परमैन वहीं जमीन पर गिरा हुआ था। अब तुम मेरे पास क्यों आई हो? जाओ अपने असली मित्सो के पास। मैं तो तुम्हारे लिए नकली हूँ ना, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं अब मरने वाला हूँ और ये सब बस तुम्हारी वजह से हो रहा है। नहीं, ये सच नहीं है। ये सब मुझे उस नकली परमैन ने कहा था तुम्हारे साथ करने को, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वो तुम्हें मार देता। उस डेविल ने मुझे धमकी दी थी, इसलिए मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। माफ़ कर दो प्लीज़ मित्सो। मित्सो अब उठ जाओ। मित्सो कहता है, अच्छा हुआ कि ये बात तुमने मेरे मरने से पहले ही बता दी, वरना मुझे तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ता। सुमीरे, हाँ बोलो मित्सो, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सुमीरे बहुत इमोशनल हो जाती है और मित्सो के सर को थोड़ा सा उठाकर उसे अपने सीने से लगा लेती है। मित्सो के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। तभी वो डेविल बोलता है, तो तुमने इसे सब बता दिया, पर मेरा काम तो लगभग हो ही चुका है। तुम अपने आप को एक बार देखो तो, तुम तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे और तुम मुझसे लड़ने की बात कर रहे हो। मित्सो उसी स्माइल के साथ बोलता है, लगता है मेरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी तुम मुझे अच्छे से जान नहीं पाए। मित्सो अपना मुक्का टाइट करता है और धीरे धीरे करके उठ भी जाता है। सुमीरे, तुम थोड़ा दूर हो जाओ। अब इस नकली परमैन को मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
परमेन अपनी बॉडी को लड़ने के लिए तैयार करता है और उस डेविल के तो मित्सो को वापस खड़ा देख तोते ही उड़ चुके थे। तुम अभी भी कैसे उठ पा रहे हो? लगता है तुमने कभी भी किसी के साथ सच्चा प्यार नहीं किया है और तुम तो बस उनका फ़ायदा ही उठाना जानते हो। तुम्हें प्यार की ताकत के बारे में कैसे पता होगा? अब तो तुम बस अपने जान की परवाह करो। अब तुम मेरे हाथों से बचने वाले नहीं हो। डेविल अब थोड़ा सा घबराया हुआ था, पर उसे अपने आप में कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ का एडवांटेज था, जबकि मित्सो के पास बस एक ही एबिलिटी है। बिना कोई टाइम वेस्ट करे वो दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और इतनी सारी एबिलिटीज़ का एडवांटेज होते हुए भी डेविल मित्सो की बस ताकत की बराबरी ही कर पा रहा था। उनकी लड़ाई बहुत देर तक चलती ही रहती है, पर लगभग 8 घंटे लड़ाई करने के बाद जहाँ मित्सो पूरा खून से लथपथ था पर हार मानने की मूड में बिल्कुल भी नहीं था, वहीं दूसरी ओर डेविल परमेन बुरी तरह से थक चुका था। पर जैसा कि अभी तक हमने देखा है कि डेविल परमेन काफ़ी चालाक है, तो उसके पास इस समय के लिए भी कोई ना कोई चाल बची होनी चाहिए थी और ऐसा ही होता है। अभी डेविल परमेन मित्सो के हाथ काफ़ी ज़्यादा पिट रहा था। डेविल को भी लग रहा था कि अब मुझे उस चाल को यूज़ करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा मुझे, वरना मैं हार जाऊंगा। और उस चाल के लिए उसने अपनी एक एबिलिटी अभी तक बचा के रखी हुई थी, जिससे कि अगर वो किसी का भी खून एक बार चाट ले हल्का सा भी, तो वो उस बंदे की एबिलिटीज़ को ब्लॉक कर सकता है और उस बंदे को पैरालाइज कर सकता है। पर इस एबिलिटी को एक बार भी यूज़ करने से डेविल की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है क्योंकि ये एबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और अगर इस एबिलिटी का असर ख़त्म होने तक डेविल अपना काम ना कर पाया तो हार जाएगा, और अगर उसका काम हो गया तो वो इमोर्टल हो जाएगा क्योंकि फिर उसके पास मित्सो वाली एबिलिटी भी आ चुकी होगी। बिना टाइम कोई वेस्ट करे डेविल अपने आखिरी दाव को भी यूज़ कर लेता है और उससे मित्सो का खून चाटने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती क्योंकि मित्सो पहले से ही काफ़ी खून से लथपथ हो रखा था और उसका काफ़ी खून बह रहा था। मित्सो पैरालाइज हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मतलब ये उसके बॉडी के साथ हो क्या रहा है। वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। वो डेविल भी 1 सेकंड का समय भी बर्बाद नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके पास काफ़ी कम समय था। वो जल्दी से एक चेम्बर को मित्सो के सामने दिखाता है जिसमें सोफ़ी थी जो कि बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई थी। मित्सो, मैं तुम्हें आखिरी चांस देता हूँ, या तो इसे तुम बचा लो और मुझे अपनी पावर्स लौटा दो, या तो इस लड़के को तुम हमेशा के लिए खो दो। मित्सो बिल्कुल भी अब हिल नहीं पा रहा था और वो समझने की हालत में भी नहीं था। डेविल परमेन अब अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हो रहा था कि अब तो इस परमेन को मुझे अपनी पावर्स देनी ही होंगी क्योंकि ये इस लड़की को ऐसे तो मरने दे नहीं सकता था। वहाँ चेम्बर के अंदर सोफ़ी बहुत बुरी हालत में तड़प रही थी। वो दर्द भरी आवाज़ में कहती है, मित्सु, तुम अपनी पावर्स इस शैतान को मत देना, वरना ये अर्थ और बर्ड प्लैनेट दोनों के लिए खतरा बन जाएगा। वैसे भी अब मैं ठीक से जीने की हालत में भी नहीं हूँ, तो मुझे मत बचाना। और वहीं दूसरी तरफ मित्सो बिल्कुल असहाय था। नहीं सोफ़ी, ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, और हम एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हैं, और एक दोस्त दूसरे दोस्त को ऐसी सिचुएशन में कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाता, वो उसका साथ देता है, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मित्सो अपने शरीर को हिलाने की और खड़े होने की काफ़ी कोशिश करता है, पर वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाता। डेविल कहता है, अब तो हार मान लो मित्सो, मुझे अपनी इस एबिलिटी का यूज़ करने पर आज तक किसी ने भी मजबूर नहीं किया था, पर तुम्हारी वजह से मुझे इसका यूज़ करना पड़ा। तुम स्ट्रॉन्ग तो काफ़ी हो, पर तुम मेरे इस एबिलिटी से अब बिल्कुल भी बच नहीं सकते। अब तुम्हें हार माननी ही होगी। तो किसको चुना तुमने? मित्सो कहता है, मैं दोनों को चुनता हूँ। वो डेविल हंसने लगता है, माना कि तुम्हारे पास मेरे हर एक अटैक का जवाब था, पर इस अटैक को तुम हरा नहीं पाओगे। जल्दी करो, वरना सोफ़ी मर जाएगी, और मैं ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। डेविल दिखा तो रहा था कि वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर वो अंदर ही अंदर ख़त्म होने जा रहा था क्योंकि उसने इस एबिलिटी का यूज़ काफ़ी देर तक कर लिया है। सुमिरे को मित्सो के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था कि वो उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर पा रही थी। वो बस परमेन को हौसला ही दे पा रही थी, पर मित्सो की लगातार ऐसी हालत देख अब सुमिरे से रहा नहीं जा रहा था। सुमिरे उस डेविल को मारने के लिए उसकी तरफ भागते हुए जाती है। वो उस डेविल से कहती है, तुमने अगर मित्सो और उस लड़की को नहीं छोड़ा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। डेविल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। मित्सो सुमिरे से कहता है, नहीं सुमिरे, ये तुम क्या कर रही हो? तुम उससे लड़ नहीं सकती। तो मैं क्या करूं? तुम्हें उस लड़की को ऐसे ही तड़पने दूं? सुमिरे रोते हुए बोलती है, मुझे माफ़ करना, पर मैं तुम्हें ऐसे इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देख सकती।
मित्सो, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो मैं अपने आप को कभी भी इसके लिए माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तो अब मुझे इससे लड़ने दो। सुमिरे को वहीं पास ही में डेविल की स्वॉर्ड मिल जाती है और उसे उठाती वो डेविल पर हमला करने लगती है, पर वो डेविल सुमिरे के अटैक को मिरर कर देता है और वो तलवार उड़ जाती है और सीधा सुमिरे के ऊपर गिर जाती है। हम देखते हैं कि मित्सु अपनी आंख बंद करके बहुत रो रहा था। नहीं नहीं सुमिरे, मैंने बोला था मत लड़ो उससे। तभी उसके पीछे से बर्डमैन की आवाज़ आती है। वो बोलते हैं, हे बर्डमैन, चिंता मत करो, वहाँ तो देखो। वो तलवार हवा में लटक रही थी। लॉरिना वहाँ पर आ चुकी थी और उसके साथ बर्डमैन भी वहाँ आ चुके थे। लॉरिना ने तलवार को सुमिरे के ऊपर गिरने से रोक दिया था। आप दोनों यहाँ पर कैसे? आपको हमारी लोकेशन का पता कैसे चला? मित्सु पूछता है। लॉरिना बोलती है, मुझे पता था कि तुम ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ दोगे और सुमिरे के पास उसे बचाने चले जाओगे, इसलिए मैंने तुम पर एक चिप लगा दी थी जिसकी मदद से ही हम तुम्हें ढूंढ पाए। लॉरिना मित्सु को डांटती है, मैंने बोला था ना कि ट्रेनिंग से पहले मत जाना, पर तुम अगर हम यहाँ सही टाइम पर नहीं आते तो। मित्सु बोलता है, मुझे आप दोनों माफ़ कर दीजिए, मैं बिना बताए यहाँ आ गया, पर क्या हम अब इस डेविल पर ध्यान दे सकते हैं? वहाँ डेविल बहुत ही ज़्यादा टेंशन और गुस्से में था। तुम सब, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे पास आने की कोशिश भी की तो समझो ये सोफ़ी गई। कौन सोफ़ी? तुम किसकी बात कर रहे हो? वहाँ तो कोई भी नहीं है। डेविल चेम्बर की तरफ देखता है, चेम्बर खाली था। सुमिरी ने मौके का फ़ायदा उठाकर चेम्बर से सोफ़ी को बाहर निकाल लिया था और डेविल की सारी एनर्जी भी अब मित्सु को ब्लॉक करने में ख़त्म हो चुकी थी और वो और ज़्यादा मित्सु को अब ब्लॉक नहीं कर पा रहा था। मित्सु फील करता है कि वो हल्का हल्का हिल पा रहा है। वो थोड़ी पावर और लगाता है और पूरा फ्री हो जाता है। अब एक तरफ डेविल बिल्कुल अकेला, थका हुआ और ज़ीरो पावर के साथ, और दूसरी तरफ मित्सु, बर्डमैन, लॉरिना। सुमिरे और सोफ़ी बैटल ग्राउंड से थोड़ा दूर चले जाते हैं। सुमिरे सोफ़ी का ध्यान रख रही होती है। बर्डमैन कहते हैं, अब इस शैतान को मैं नहीं छोड़ने वाला। बर्डमैन फिर बोलता है बीच में, नहीं बर्डमैन, आप इसे कुछ नहीं करेंगे। क्या? ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हाँ, अब इसके साथ जो भी करना है वो मैं करूँगा। ठीक है मित्सु, बर्डमैन कहते हैं। अब उस डेविल की हार लगभग तय थी। वो बिल्कुल थका हुआ, बुरी हालत में वहीं पड़ा हुआ था। वो अपने आखिरी दांव को यूज़ करने के बाद उसमें जरा सी भी ताकत नहीं बची थी। मित्सु बोलता है, अब तुम्हारा अंत करीब है। क्या अभी तुम्हारे पास कोई चाल बची हुई है? लगता है कि तुमने अपने सारे दांव यूज़ कर लिए हैं। ये ज़िंदगी का उसूल है, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है, और बुराई चाहे अच्छाई पर कितनी भी भारी पड़े, आखिर में उसी का अंत होता है। जैसे कि तुमने अपनी सारी ज़िंदगी में बस दूसरों को दर्द पहुंचाया है, और अब उन सभी दर्दों को भुगतने की बारी तुम्हारी है। गुड बाय। वो डेविल मित्सु के हाथों बहुत पिटता है, और आखिर में जब वो मर जाता है तो उसमें से सारी एबिलिटीज़ निकल जाती हैं, और जिन जिन से उसने ये एबिलिटीज़ चुराई थी उनके पास वो वापस चली जाती हैं। सोफ़ी को भी उसकी ज़ीरो ग्रेविटी वाली एबिलिटी वापस मिल जाती है, और वो धीरे धीरे करके अपने आप ही हील होने लगती है। वो नज़ारा काफ़ी सुंदर था जब सबको अपनी एबिलिटीज़ वापस मिल रही थी। मित्सु, बर्डमैन, सुमिरे, लॉरिना और सोफ़ी सारे अपनी खुशी मना रहे थे, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री के लगभग सबसे ताकतवर विलन को इस दुनिया से दूर कर दिया है। बर्डमैन मित्सु के पास आते हैं। मित्सु, तुमने आज सच में दिखा दिया है कि बर्डमैन बनाने के लिए मेरा तुम्हारा चुनाव बिल्कुल सही था, पर अब तुम बर्डमैन नहीं बन सकते, क्योंकि तुमने बर्ड प्लैनेट का सबसे अहम रूल तोड़ दिया है, और इसी वजह से अब तुम एक बर्डमैन कभी नहीं बन पाओगे। मित्सु बोलता है, मुझे इसका दुख नहीं है, मैंने वहाँ इतना कुछ सीखा, मैंने इतने अच्छे दोस्त बनाए, और अब मेरे पास मेरी खुद की पावर भी है, जिसके लिए मुझे किसी पोशाक या कुछ पहनने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं चाहता था कि मैं लोगों की मदद कर सकूं और बुराई को ख़त्म कर सकूं, चाहे वो बर्डमैन बन के हो या अपनी ट्रू आइडेंटिटी में, मुझे दोनों में ही खुशी होती। मित्सु सोफ़ी के पास आता है। वो बोलता है, सोफ़ी, तुम मेरी बर्ड प्लैनेट में सबसे अच्छी दोस्त थी, और अब जब हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो तुम वहाँ अपना ख्याल रखना और एक बहुत अच्छी बर्ड वुमन बनना, और जब तुम एक अच्छी बर्ड वुमन बन जाओगी तो मुझे भूलना मत, और अगर तुम अर्थ में वापस आ सको तो मैं तुमसे वापस मिलना चाहूँगा। सोफ़ी मित्सु के इन लफ्ज़ों को सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। मैं भी तुमसे वापस मिलना ज़रूर चाहूँगी,
और उम्मीद है कि जब हम वापस मिलें तो तुम्हारी सुमिरे से शादी हो चुकी होगी। सोफ़ी इन सारे वर्ड्स को एक स्माइल के साथ बोलती है और ये सुनकर मित्सु और सुमिरे जो कि उसके पीछे ही थी दोनों ही शर्माने लगते हैं। लॉरिना कहती है, चलो बर्डमैन, अब बर्ड प्लैनेट वापस चलते हैं और सोफ़ी तुम भी हमारे साथ ही आ जाओ। सारे मित्सु और सुमिरे को गुड बाय करने लगते हैं। तभी बर्डमैन मित्सु से बोलते हैं, मित्सु मेरा स्पेसशिप कहाँ है जिसमें बैठकर तुम यहाँ आए थे? वो तो बर्डमैन लड़ाई के बीच ही टूट गया था। बर्डमैन बोलते हैं, क्या तुमने मेरे फेवरेट स्पेसशिप को तोड़ दिया? मैंने उसे कितना संभाल के रखा था। मित्सु तुम कभी नहीं सुधरोगे।